हाय गाइस, वेलकम। बात करेंगे डिक्री पर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट डिक्री। डिक्री का फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। इस फ्रेज को ध्यान से सुनिए, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। सो देयर हैज़ टू बी एन एडजुडिकेशन, और उस एडजुडिकेशन का भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, एक कंसाइज फॉर्म। एडजुडिकेशन एक जजमेंट होता है। जजमेंट लेंदी होता है। ए जजमेंट इज जनरल लेंदी 20 पेजेस, इट मे बी 200 पेजेस, हु नोस, डिपेंडिंग ऑन द केस. So a judgment includes lengthy theory which the court has arrived at based on the pleadings. So the court has to, this is the rule of judgment, the court has to embed the pleadings, the evidences, the arguments, even the rulings which are being furnished by which which are furnished by the advocates. So the whole case scenario is put up on the judgment. So judgment is generally lengthy, and then it arrives to a conclusion. But a decree is just the formal expression of that judgment, that who gets what and from whom. So it is determining the rights of the parties. Okay, so decree is the formal expression of an adjudication. Let's move on to the second point. बात कर रहे हैं हम डिक्री की, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। अभी हम डेफिनेशन ही देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा डिक्री का। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन के बारे में हमने बात करी फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है, इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। कोर्ट में क्यों जाते हैं? वाई डू वी गो टू कोर्ट? बिकॉज देयर इज एन इशू। द इशू has to be settled by the court based on the pleadings, the evidences, right? Judgment is rendered. Formal expression of that judgment is decree. So decree, being the formal expression of the judgment, will show what? It will show the conclusive determination. It is determining something. So it is conclusively determining the rights of the parties. अधिकार, प्लेंटिव, डिफेंडेंट, किसका क्या अधिकार निकल कर आया, वो डिक्री में कंसाइज फॉर्म में शो कर दिया जाएगा। बाय द कोर्ट। ओके, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। Conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. पहले भी बताया, with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. लॉजिक लगाते हैं। सपोज एक सूट में, एक केस में 4 इश्यूज कोर्ट के द्वारा फॉर्मुलेट किए गए, परंतु उसमें से एक इशू या 2 इशू ऐसे हैं कि जिनके मात्र डिटर्मिनेशन से इन पर्टिकुलर सिनेरियो वो बाकी के बचे हुए इश्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है। ओके, थोड़ा सा आगे आपको लेके चलना चाहता हूँ। ये जो डिक्री है, जो जजमेंट है, वो हमको ऑर्डर 20 में देखने को मिलता है। ऑर्डर 20 टॉक्स अबाउट जजमेंट एंड डिक्री। तो ऑर्डर 20 का रूल 5 पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ऑर्डर 20 रूल 5 says court
to state its decision on each issue. कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, आगे देखते हैं, पर टाइटल से लग रहा है कॉन्ट्रडिक्शन। टाइटल क्या कह रहा है? कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू, कोर्ट टू स्टेट its finding along with reasons upon each issue unless finding upon one or more of the issues is sufficient for the decision of the suit। इस बात को हम कनेक्ट करेंगे हमारी डिक्री की डेफिनेशन के इस पार्ट से कि conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit। All or any of the matters in controversy in the suit। Order 20, Rule 5, court to state its finding along with reasons upon each issue unless finding upon one or more of the issues is sufficient for the decision of the court। यहाँ तक बात समझ में आई? हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन। सेकंड पॉइंट, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in issue। चलते हैं अब थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट बहुत सिंपली ये कहता है कि डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी और इट कैन बी फाइनल। तो डिक्री 2 तरीके की, बड़ी खूबसूरती से सीपीसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में ये लिख दिया गया कि डिक्री कैन बी प्रिलिमिनरी और इट कैन बी फाइनल। तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि डिक्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रिलिमिनरी और फाइनल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर डिक्री पहले प्रिलिमिनरी होगी और फिर फाइनल होगी। सीधे फाइनल डिक्री भी दी जा सकती है। प्रिलिमिनरी डिक्री कब होती है? हम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इस सेक्शन का, विच इज़ लाइक अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी completely disposed of। It is final when such adjudication completely disposes of the suit। It may be partly preliminary and it can be partly final। कितनी अच्छी बात, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, it can be preliminary when further proceedings have to be taken before the suit is completely disposed of। यहाँ तक बात समझ में आई, लिटरल बात हमारी समझ में आई। लेकिन हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, सीपीसी से ही रिलेट करते हुए कि सीपीसी में आगे हमें ऐसे एग्जांपल्स मिले जिसके बेस पे हम ये क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकें कि प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री में क्या फ़र्क होता है। ऑर्डर 20 रूल 12 से बात समझ में आएगी। डिक्री फॉर पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट्स, MESNE is not Mesne profits, it's called mean profits। कोर्ट में पास ए डिक्री सब रूल 1 सब रूल B और C पे फोकस करेंगे। Where a suit is for the recovery of possession of immovable property। सूट है immovable property के रिकवरी के लिए, बोलते ना रिकवरी सूट फाइल किया है, तो immovable property की रिकवरी करनी है, इसके लिए सूट फाइल हुआ है। द कोर्ट में पास ए डिक्री फॉर द रेंट्स which have accrued on the property during the period prior to the institution of the suit। झगड़ा चालू हो गया 1 जनवरी से। 1 जनवरी को किराएदार को बाहर निकलना था
पर किराएदार ने प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी। 3-4 महीने तक प्रॉब्लम रही, हालांकि डिफ़ॉल्ट आई थिंक राजस्थान में 6 महीने का लिया जाता है, बट लेट्स टेक ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 3-4 महीने तक किराएदार ने किराया नहीं दिया, वो प्रॉपर्टी से नहीं निकला, सूट फाइल करना है, सूट फाइल करने में 3-4 महीने लग गए, तो ये जो 3-4 महीने का रेंट है ये एक्रू जो हो गया, इकट्ठा जो हो गया, इसके लिए भी डिक्री में आया जाएगा। तो उसको डिस्पोजिशन के साथ साथ ये जो रेंट एक्रू हो गया है इसके लिए भी डिक्री में कोर्ट रिलीफ देगा, राइट। सी, यहाँ पे मीन प्रॉफिट की बात हुई। डायरेक्टिंग एन इंक्वायरी एज टू रेंट और मीन प्रॉफिट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट अंटिल मीन प्रॉफिट्स क्या होते हैं, एक सेकंड में आपको बता दूं। मीन प्रॉफिट्स मीन्स दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव। आपने किसी को अपना घर रहने के लिए दिया, सपोज आप ओयो रूम्स चलाते हैं, आपने एक प्यारा सा ओयो रूम बना रखा है अपने प्लॉट में, वहाँ पे कुछ लोग हिमाचल से आए, रहे, 4 दिन का उनका स्टे था, उसके बाद भी अब वो प्रॉपर्टी को छोड़ नहीं रहे, कब्जा करके बैठ गए। उस प्रॉपर्टी पे उन्होंने एक बहुत प्यारा सा गार्डन भी डेवलप कर लिया 1 महीने में, ओके, एंड दे आर नॉट लीविंग। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल 4 दिन की थी, पर वो जा नहीं रहे, अभी भी जमे हुए बैठे हैं प्रॉपर्टी पे। ऐसे में क्या करेंगे, डिस्पोजिशन का सूट करेंगे, साथ में मीन प्रॉफिट्स के लिए भी हम रिलीफ मांगेंगे कि साहब इसको डिस्पोजेस किया जाए और इसको जो फ़ायदा हुआ, हमको जो रॉन्गफुल लॉस हुआ उसकी भरपाई की जाए, ठीक है। कोर्ट बोलेगी तुम्हें कितना फ़ायदा हुआ भाई, 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, तुम्हें कितना नुकसान हुआ, 10,000 रुपये का साहब नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन साहब इनको तो फ़ायदा ना 15,000 रुपये का हो गया, बिकॉज इन्होंने तो वहाँ पे गार्डन भी लगा लिया था, और इस रूम में साथ में गार्डन और होता तो इसका रेंट तो इतने समय में 15,000 रुपये हो जाता। तो कोर्ट बोलेगी नो, क्योंकि इन्होंने इम्प्रूवमेंट खुद किया है उस प्रॉपर्टी में, तो उस इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा अब आप नहीं मांग सकते। आप तो उतना ही मांगेंगे कि प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट नहीं था, जितना प्रॉपर्टी जैसी आपने प्रॉपर्टी इनको दी उससे जो आपको नुकसान हुआ, इनको जो फ़ायदा हुआ, आप उतना ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर 20 रूल 12 सब रूल 2 पे। वेयर एन इंक्वायरी इज डायरेक्टेड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी। जो क्लॉज बी और क्लॉज सी अभी हमने समझने में इतना समय लगाया, वो कनेक्ट होता है यहाँ पे। वेयर एन इंक्वायरी इज डायरेक्टेड अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी, a final decree in respect of the rent or mean profit shall be passed in accordance with the result of such inquiry। तो ये जो इंक्वायरी हुई थी ये प्रिलिमिनरी डिक्री में की जा सकती है। जल्दी से 2 और एग्जाम्पल लेंगे। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, ऑर्डर 20 रूल 15 डिक्री इन सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कोर्ट में केस लाया गया है पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए। पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए केस फाइल किया गया है, एक बिजनेस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है। किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसको कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, किसको कितना लॉस मिलेगा, ये सब कोर्ट को डिटरमाइन करना है, एसेट्स का एलोकेशन होना है। तो इस केस में कोर्ट एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकता है डिफाइनिंग कि इस पार्टनर का इतना शेयर है, इतना प्रपोर्शन है। ये तो प्रिलिमिनरी डिक्री हो गई।
फाइनल डिक्री, अच्छा, प्रिलिमिनरी डिक्री में फिर अकाउंट्स आइडेंटिफाई होंगे कि इन अकाउंट्स को लेना है और स्टडी करना है, इनके बेस पे फिर फाइनल डिक्री बनेगी जब, तब इनके बेस पे ये डिटरमाइन होगा कि कितना पैसा किसके पास आया। शेयर का प्रोपोर्शन, अकाउंट्स का टेकिंग ऑफ, ये प्रिलिमिनरी डिक्री के द्वारा कर दिया गया। फाइनल डिक्री में साफ साफ ये हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, किसके पास कितना अमाउंट आया। एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के लिए कहा था, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ऑर्डर 20 रूल 16, डिक्री इन सूट फॉर अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। In a suit for an account of pecuniary transactions between a principal and an agent, आपने अपना कोई एजेंट नियुक्त कर रखा है आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, बिजनेस टर्म्स के लिए अपॉइंट कर रखा है एक एजेंट। उस एजेंट से आपका कोई झगड़ा हो गया लेन देन को लेके, बात कोर्ट में आई, कोर्ट में केस हुआ। इस सिनेरियो में कोर्ट को प्रिलिमिनरी डिक्री बनाना ज़रूरी है। ऑर्डर 20 रूल 15 में तो कोर्ट के पास ऑप्शन था, यहाँ पे कोर्ट को प्रिलिमिनरी डिक्री बनाना ज़रूरी है। आओ लैंग्वेज पढ़ते हैं। इन ए सूट फॉर एन अकाउंट ऑफ पिक्यूनरी ट्रांजेक्शन्स बिटवीन ए प्रिंसिपल एंड एन एजेंट एंड इन एनी अदर सूट नॉट हियरिन बिफोर प्रोवाइडेड फॉर, where it is necessary in order to ascertain the amount of money due to or from any party, that an account should be taken. The court shall, before passing its final decree, pass a preliminary decree directing such accounts to be taken as it thinks fit. वो बही खाते, वो अकाउंट्स जिनके बेस पे ये डिसाइड होना है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा है, कौन किसको कितना पैसा देगा, उन अकाउंट्स को टेकअप कर लेंगे प्रिलिमिनरी डिक्री बना के, ताकि फाइनल डिक्री में ये असर्टेन हो सके कि कितना पैसा किसको जाना है, किससे जाना है। इन सब चीज़ों को डिटेल में अपन देखेंगे when we will dive into order 20, but you are getting an idea कि एक डिक्री कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आइए इस प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री की बात को ख़त्म करते हैं, लेकिन इसको फाइनली ख़त्म करने से पहले इसमें एक तड़का लगाते हैं। सेक्शन 97 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 से डायरेक्ट अब जंप कर रहे हैं सेक्शन 97 पे। सेक्शन 97 में ये कहा है कि कोर्ट हैज़ पास्ड ए प्रिलिमिनरी डिक्री, और उसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं गए, ओके, एंड व्हेन द फाइनल डिक्री इज पास्ड you are going in appeal against the final decree. Now you cannot dispute the correctness of the preliminary decree when you are going in appeal against the final decree. कहने का मतलब बहुत ही सीधा है। प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई, आपने उसकी अपील नहीं करी, प्रिलिमिनरी डिक्री के बेस पे फाइनल डिक्री पास हो गई, अब आप अपील कर रहे हैं अगेंस्ट इट, तो अब आप प्रिलिमिनरी डिक्री की करेक्टनेस को डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं अगर आपने पहले उसके खिलाफ अपील नहीं करी है तो। हाँ, अगर आपने प्रिलिमिनरी डिक्री के खिलाफ अपील करी है और उसमें आप हार गए तो वही स्टैंड अब आप फाइनल डिक्री के अगेंस्ट जब अपील कर रहे हैं तो उसमें ले सकते हैं अबाउट द प्रिलिमिनरी डिक्री, लेकिन आपने अपील ही नहीं करी तो अब आपका राइट नहीं है। अब तो आप सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिक्री को ही चैलेंज कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री की स्टेज तक आपका चैलेंज अब नहीं चलेगा।
सो ये एक फाइनल बात थी। गाइस आगे मूव करते हैं इस सेक्शन के फोर्थ पार्ट पे। सेक्शन का फोर्थ पार्ट के वर्ड्स हम देखते हैं। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट and the determination of any question within section 144, but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default. So too much of information in this fourth part. Let's crack this down. ऑर्डर 7 रूल 11 बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। अब हम एक बार फिर आगे जंप कर रहे हैं सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी से। वी आर जंपिंग ऑन ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 टॉक्स अबाउट प्लेंट एंड ऑर्डर 7 रूल 11 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, व्हेन द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट। कुछ सिनेरियोज होते हैं, आपने कोर्ट फीस नहीं दी, आपका प्लेंट डुप्लीकेट में फाइल नहीं हुआ, आपके प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे आपका प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। सो कमिंग बैक टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिक्री, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। दैट इज, अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट किसी ऑर्डर के थ्रू होता है, कोर्ट रिजेक्ट कर देती है आपका प्लेंट, तो वो एक डिक्री की फॉर्म में बनेगा। इसका मतलब ये है कि उसकी अपील हो सकती है। यहाँ पे हमने एक बारीकी की बात करी है कि वो डिक्री बनेगी और उसकी अपील हो सकती है। मूव ऑन करते हैं इस फोर्थ पार्ट के सेकंड पार्ट पर। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। कोई सवाल जिसका डिटर्मिनेशन 144 में हुआ। सेक्शन 144 टॉक्स अबाउट एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। जब भी कोई डिक्री बनती है, उस डिक्री की अपील होती है, रिवीजन होती है और उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं उस डिक्री में, तो पार्टी टू द सूट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि इस डिक्री को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाए अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स पास इन एन अपील और रिवीजन। ये एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 144 में। सो ये एप्लीकेशन के बाद जो डिक्री बनती है, दैट विल बी ऑल्सो डीम्ड एज ए डिक्री। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट। बट शैल नॉट इंक्लूड an adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order. CPC order 43 talks about appeal from orders. During the pendency of the suit, there are many applications moved in a case. There are many orders passed on to those applications and suo motu proceedings. उनमें से कुछ ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं जो हमें पता चलता है ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी से। उन ऑर्डर्स की जो अपील होती है, अगर वो उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं दैट दे कैन बी अपील्ड, उसको वी विल नॉट कंसीडर एज द डिक्री। डिक्री तो जजमेंट की ही होती है, ना कि ऑर्डर्स की। शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट। बहुत ही छोटी सी लाइन है लेकिन मतलब बहुत ही गहरा है। ऑर्डर 9 टॉक्स अबाउट appearance of parties and consequence of non appearance. ऑर्डर 9 का रूल 2 और 3 बात करता है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। केस हैज बीन फाइल्ड इन द कोर्ट, नाउ द डिफेंडेंट हैज टू बी कॉल्ड। सो समन्स से कॉल किया जाता है डिफेंडेंट को शुरुआती दौर में।
समन्स को सर्व करने के लिए जो फीस लगती है, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्लेंटिफ टू फर्निश द समन्स अलॉन्ग विथ द फीस। अगर प्लेंटिफ ने वो फीस पे नहीं करी है, इस वजह से अगर पार्टी कोर्ट में नहीं आ पाई है क्योंकि उसके पास समन्स ही नहीं पहुंचे, तो सूट डिसमिस हो जाएगा। ओके गाइस। रूल 3, वेयर नाइदर पार्टी अपीयर्स सूट टू बी डिसमिस्ड। दोनों ही पार्टी अपीयर नहीं होती है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न सूट डिसमिस हो जाएगा। रूल 4, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और मेयर और स्टोर द सूट बैक टू द फाइल। ऑर्डर 9 रूल 4 की एक्चुअल लैंग्वेज में आपके सामने रखता हूँ। प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रीस्टोर सूट टू फाइल। देखिए, कोई ऑर्डर अगर ऑर्डर 9 रूल 2 और 9 रूल 3 में पास होता है तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती, या तो फ्रेश सूट ही पार्टी कोर्ट में ला सकती है इफ़ इट इज़ इन लिमिटेशन, या सूट को रीस्टोर करा सकती है, तो अपील नहीं होगी यहाँ पे। ओके, दैट इज़ वाई ये भी डिक्री में नहीं आता। तो डिक्री में दो चीज़ें नहीं आती, वो ऑर्डर्स जिनकी अपील हो सकती है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी, और डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम ऑर्डर 9 को रेफ़र करेंगे। तो इसी के साथ हमारा डिक्री वाला सेक्शन पूरा होता है। एक बेयर रीडिंग देंगे आप पूरे सेक्शन को। मैं स्क्रीन पे पूरा सेक्शन रख देता हूँ, आप पूरे सेक्शन को एक रीडिंग दीजिए। So that was decree. We talked about decree at length. Now let us see which all provisions we touched during this presentation. We talked about decree under section 2 subsection 2. Then we talked about mean profits in section 2 subsection 12. Then we talked about section 97 when we were talking about preliminary decree and final decree. Then we talked about section 144, application for restitution. That is also a decree. Any order under section 144 is also a decree, if you remember. Then we talked about order 7 rule 11, rejection of plaint is also a decree. Then we talked about order 9 rule 2, 3 and 4. Those are not the decree. Then we talked about order 20, rule 12, 15, 16, when we were understanding the concept of preliminary decree. We talked about order 43 also. Order 43 says appeals from orders. Such kind of orders are not decree. So those were the exceptions. So these all sections we touched during this presentation. I hope you liked it, you understood it. Go through it again and again. Jot down your own notes. Take the help of these charts, and I hope the concept is clear to you.